ये बात है 22 दिसंबर 1991 की। काठमांडू हिमालय से करीब 72 किलोमीटर उत्तर की ओर। ये इलाका बहुत ठंडा और सुनसान था। यहाँ मौसम कभी भी बदल जाता है। सुबह सब ठीक लगता है और कुछ ही घंटों में बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है। दिसंबर आते आते यहाँ बर्फ जम चुकी थी और रास्ते साफ दिखाई देना बंद हो जाते हैं। इसी समय क्रिसमस से कुछ दिन पहले ये यात्रा शुरू हुई थी, जिसमें जेम्स स्कॉट भी थे, जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर से आया था। जेम्स कोई बड़ा एडवेंचर करने वाला इंसान नहीं था। वो एक साधारण मेडिकल स्टूडेंट था जो पढ़ाई के साथ साथ दुनिया देखना चाहता था। उसे खेल पसंद थे, शरीर फिट था, लेकिन उसे बहुत ऊंचाई से डर लगता था। इसी वजह से उसने एवरेस्ट जैसे खतरनाक रास्तों को नहीं चुना। जेम्स नेपाल इसलिए आया था क्योंकि उसे यहाँ एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करनी थी। उसने इसके लिए लगभग 1 साल पहले आवेदन भेजा था। जब आप देर से आया, लेकिन जब आया तो उसने जाने का फैसला कर लिया। ट्रैक के लिए उसने बहुत हल्की तैयारी की थी। उसके बैग में कुछ कपड़े थे, एक स्लीपिंग बैग था, एक कैमरा था और कुछ किताबें थी। उसके पास ज्यादा खाना नहीं था, न कोई खास बचाव का सामान। उसे लगा कि ये सिर्फ कुछ दिनों की आसान पैदल यात्रा होगी और वो सुरक्षित वापस लौट आएगा। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि जिन पहाड़ों को वो हल्का समझ रहा है, वही पहाड़ कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। एक छोटी सी गलती और मौसम का एक झटका उसे उस जगह ले जाने वाला था जहां से लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। 21 दिसंबर 1991 सुबह का वक्त था। जेम्स अपने साथ कुछ दूसरे ट्रैकर्स के साथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ चल दिया। रास्ता अभी तक ठीक लग रहा था, कहीं जंगल कहीं पत्थर। चलते समय किसी को नहीं लग रहा था कि आज कुछ गलत होने वाला है। जेम्स भी नॉर्मल था, उसे लग रहा था कि ये भी बाकी ट्रैक्स की तरह ही होगा। चलते चलते उसने एक छोटी सी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके पास जो नया मैप था वही उसने ग्रुप के एक आदमी को दे दिया। उसे लगा जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी दिन उसका लाइटर भी कहीं गिर गया था। उस वक्त उसे ये सब बहुत छोटी बातें लगी। उसने सोचा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगली ही सुबह 22 दिसंबर 1991 सब कुछ बदल गया। सुबह जब जेम्स ने आंख खोली तो आसमान अलग लग रहा था। थोड़ी ही देर में बर्फ गिरने लगी, पहले हल्की फिर तेज। कुछ ही घंटों में चारों तरफ सफेद धुंध छा गई। सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जमीन पर बर्फ जमने लगी, चलना भारी हो गया। हवा तेज थी और ठंड सीधे शरीर के अंदर जा रही थी। जेम्स के दिमाग में एक ही बात आई, अब वापस जाना चाहिए। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, तभी ग्रुप के एक आदमी ने कहा, थोड़ा और चल लेते हैं, रास्ता मिल जाएगा। जेम्स ने उसकी बात मान ली। उसने सोचा शायद यही ठीक होगा। लेकिन वही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। कुछ देर बाद आवाजें कम होने लगी। कोई आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया। हवा और बर्फ की आवाज इतनी तेज थी कि इंसानों की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। जेम्स ने रुककर आवाज लगाई, एक बार दो बार, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही मिनटों में वो पूरी तरह अकेला खड़ा था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी, ठंडी हवा थी और एक डरावनी खामोशी। उसी दिन कांपते हाथों से जेम्स ने अपनी डायरी निकाली। उसने कुछ लाइनें लिखी। उसने लिखा कि अगर कोई उसे ढूंढे तो उसके मम्मी पापा को बता देना कि वो उनसे बहुत प्यार करता है। उसने खुद को ही दोष दिया। उसे लगा यहाँ आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस पल जेम्स को नहीं पता था कि ये सिर्फ एक खराब दिन नहीं है। ये उस सफर की शुरुआत है जो 43 दिन तक चलने वाला है और जिसमें हर अगला दिन पिछले दिन से ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अकेला पड़ने के बाद जेम्स ने इधर उधर देखना बंद कर दिया। उसे समझ आ गया था कि अब किसी की आवाज नहीं आएगी। हवा तेज थी, बर्फ गिर रही थी और खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। उसने चलने की कोशिश की, लेकिन हर कदम के साथ पैर बर्फ में धंस जाते थे। थोड़ी देर में उसे महसूस हुआ कि ऐसे चलना उसे और कमजोर कर देगा। तभी उसकी नज़र सामने चट्टानों की एक दरार पर पड़ी। बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन हवा से कुछ हद तक बचा सकती थी। जेम्स वहीं बैठ गया। उसने अपना स्लीपिंग बैग निकाला और किसी तरह उस पतली दरार के अंदर घुस गया। बाहर बर्फ गिरती रही और अंदर अंधेरा बढ़ता गया। आग जलाने का कोई सवाल ही नहीं था। लाइटर तो पहले ही खो चुका था। उसके कपड़े भीग चुके थे और ठंड धीरे धीरे शरीर में उतर रही थी। मेडिकल की पढ़ाई से उसे इतना पता था कि गीले कपड़े ठंड को और खतरनाक बना देते हैं। उसने जितना हो सका कपड़े निचोड़ने की कोशिश की और खुद को स्लीपिंग बैग में कसकर लपेट लिया। भूख तब तक ज्यादा महसूस नहीं हो रही थी। उसके पास 2 चॉकलेट बार थी। उसने सोचा कि अभी एक खा लेने ठीक रहेगा। उसने चॉकलेट खाई, लेकिन कुछ देर बाद सिर दर्द होने लगा। फिर भी उसे लगा कि इससे थोड़ी ताकत मिल गई है। पानी के नाम पर आसपास सिर्फ बर्फ थी। उसने थोड़ी बर्फ उठाकर मुंह में डाली और धीरे धीरे चूसने लगा। उस वक्त उसे नहीं पता था कि लगातार बर्फ चूसने से शरीर और ज्यादा कमजोर होने वाला है। रात बहुत लंबी थी। नींद टूट टूट कर आ रही थी। हर बार आंख खुलती तो बाहर अंधेरा और हवा की आवाज सुनाई देती। उसके पैर शून्य होने लगे थे। वो बार बार अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करता रहा। सुबह हुई, लेकिन सूरज दिखाई नहीं दिया। सब कुछ वहीं था, बर्फ, ठंड और खामोशी। जेम्स ने बाहर झांक कर देखा और तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितनी दूर और कितनी मुश्किल जगह पर फंस चुका है। उसके पास न कोई रास्ता था, न कोई आवाज और ना ही कोई फिक्स प्लान। उस सुबह उसे समझ आ गया कि अब ये सिर्फ रास्ता ढूंढने की बात नहीं है, अब ये हर दिन जिंदा रहने की लड़ाई बनने वाली है। उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में भूख कैसे गायब हो जाएगी, शरीर कैसे बदल जाएगा। दूसरे दिन जेम्स ने चलने का फैसला किया। उसे लगा कि एक ही जगह बैठे रहना सही नहीं है। उसने सोचा अगर नीचे की तरफ चला जाए तो शायद किसी नदी तक पहुंच जाए, और नदी का मतलब होता है रास्ता।
वो स्लीपिंग बैग से बाहर निकला, पैर बर्फ में रखते ही शून्य से हो गए। फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन चलना जितना उसने सोचा था उसे कहीं ज्यादा मुश्किल था। हर कदम पर पैर धंस जाता। 1 किलोमीटर चलने में उसे लगभग 2 घंटे लग गए। सांस फूल रही थी और शरीर भारी हो चुका था। कुछ देर बाद उसे समझ आ गया कि ऐसे चलना उसे खत्म कर देगा। उसने खुद को रोका और एक चट्टान के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने एक पतली सी नदी देखी। उसने सोचा कि नदी का पीछा किया जाए, लेकिन नदी के किनारे चलना भी आसान नहीं था। पैरों में अब बिल्कुल जान नहीं बची थी, उंगलियां सुन्न थी। शाम होते होते उसने फिर से उसी चट्टानी इलाके में लौटने का फैसला किया। उसे समझ आ गया था कि नीचे जाना अभी संभव नहीं है। उसने ऊंची जगह को ही चुना, इस उम्मीद में कि अगर कभी हेलीकॉप्टर आया तो उसे देख सके। उस रात भूख का एहसास कम होने लगा। पेट खाली था लेकिन दर्द नहीं हो रहा था। ये अजीब लग रहा था। जेम्स को नहीं पता था कि शरीर अब खुद को बचाने के लिए अलग तरीके से काम करने लगा है। उसके होंठ फट चुके थे, गला सूख रहा था। दिन और रात का फर्क भी धीरे धीरे मिटने लगा। कभी उसे लगता कि रात बहुत लंबी है, कभी लगता कि दिन खत्म ही नहीं हो रहा। वो समय गिनना भूलने लगा। जेम्स स्लीपिंग बैग में सिकुड़ कर बैठा था, लेकिन इस बार उसे लगा कि बाहर कुछ और भी है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसे लगा दिमाग थक गया है, लेकिन फिर उसे साफ सुनाई दिया बर्फ के ऊपर कुछ भारी चलने की आवाज। उसने सांस रोक ली। आवाज फिर आई, धीरे, भारी और पास। जेम्स ने बहुत हल्के से दरार के बाहर झांका। अंधेरे में उसे एक बड़ा सा काला साया दिखा। वो हिला नहीं, बस खड़ा था। कुछ मीटर की दूरी पर उसे दिखा एक हिमालयन ब्लैक बियर। जेम्स न भाग सकता था न चिल्ला सकता था। उस पल उसे समझ आ गया कि अगर भालू ने हमला किया तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसके हाथ में एक छोटी सी मेडिकल सिरिंज थी जो उसके पास थी। उसने मनी मन सोचा, अगर ये मुझ पर आया तो शायद यही आखिरी पल होगा। भालू कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। जेम्स पूरी रात सो नहीं पाया। लगातार 5 रातों तक भालू उसी जगह आता रहा, कभी पास, कभी दूर, कभी घूमता। जेम्स हर रात जागता रहा, हाथ में वही छोटी सी सिरिंज लिए। वो डरकर भाग नहीं सकता था, इसलिए आवाज करता, खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता। आखिरकार वो दिन आ ही गया, 43वां दिन। उस सुबह जेम्स उसी चट्टान की दरार में बैठा था। शरीर बहुत कमजोर हो चुका था, उठने में वक्त लगता था और हाथ कांपते थे। तभी दूर से उसे एक आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसे लगा ये भी पहले की तरह उसका वहम होगा। लेकिन आवाज दोबारा आई, इस बार साफ थी, हेलीकॉप्टर की आवाज। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत लगा दी, स्लीपिंग बैग को बाहर निकाला और पूरी ताकत से हिलाने लगा। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज बहुत कम निकल रही थी। ऊपर आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर से नीचे देख रहे एक रिसर्चर की नजर अचानक उस नीले स्लीपिंग बैग पर पड़ी। मौसम खराब था, इसलिए हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतर सका, लेकिन इस बार वो वापस नहीं गए। नीचे पैदल टीम भेजी गई। ठंड, बर्फ और अंधेरे के बीच कई घंटे चलकर लोग जेम्स तक पहुंचे। एक आदमी ने कहा, यहाँ कोई 10 दिन से ज्यादा नहीं टिकता और तुम 43 दिन जिंदा रहे। उस रात वे सब वहीं रुके ताकि जेम्स अकेला न रहे। अगले दिन मौसम थोड़ा ठीक हुआ। हेलीकॉप्टर आया और रस्सी के सहारे जेम्स को ऊपर खींच लिया गया। जब वो पहली बार बर्फ से बाहर आया तो उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वो अब भी जिंदा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक सवाल उठता है, जिस जगह जेम्स मिला, ठीक उसी जगह की ओर एक बौद्ध लामा ने पहले ही इशारा किया था। उसने बिना किसी सर्च मैप, बिना किसी जानकारी के कहा था कि इंसान वहीं है। सवाल यह है कि उस बौद्ध लामा को कैसे पता था कि जेम्स ठीक उसी जगह फंसा हुआ है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।